लास्ट लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ कश्मीर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कश्मीर के एंशियंट, मिडीवल, मॉडर्न, उसके कौन कौन से सोर्सेज है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कौन कौन से सोर्सेज याद रखने हैं। तो उसके बाद हमने कश्मीर हिस्ट्री स्टार्ट की थी। फिर हमने देखा था कि नीलमत पुराना किस ने लिखी थी, कश्यप मुनि कौन था। उसके बाद यहाँ पे राज तरंगिनी किस रूलर को बोलती है, पहला रूलर था। उसके बाद कौन आता है, पांडवास कौन थे, पांडवास की जो डिस्ट्रक्शन थी वो कहाँ पे हुई थी और उस जगह पे क्या चीज आज मौजूद है। तो ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं एक्मेनियन अंपायर से। अब एक्मेनियन अंपायर कौन था, ये बेसिकली पर्शियन अंपायर था और ये स्टैब्लिश हुआ था 600 बीसी से 400 बीसी तक। तो एक्मेनियन अंपायर बहुत सिग्निफिकेंट है बिकॉज पहली बार दुनिया में ये हुआ था कि एक बहुत बड़ा अंपायर स्टैब्लिश हुआ था और उस अंपायर ने बहुत सारे प्रोविंसेस अपने कंट्रोल में लाए थे। तो एसिमिलेशंस ऑफ कल्चर, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, ये सब हुआ था। तो इसको फाउंड किया था साइरस द ग्रेट ने। अगर ज्यूश जो सोर्सेस है या मुस्लिम सोर्सेस, क्रिश्चियन सोर्स, तो उसमें साइरस द ग्रेट को जुल्करनैन के साथ रिलेट किया जाता है कि कहा जाता है ये दोनों एक ही जो पर्सन्स थे। तो साइरस द ग्रेट ने जो गंधारा प्रोविंस था, अब ये गंधारा प्रोविंस कहाँ पे है, तो बेसिकली जो काबुल या नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, पाकिस्तान है, तो ये सब गंधारा प्रोविंस थी, गंधारा महाजनापदास थी। बेसिकली क्या हुआ था, जब इंडस वैली सिविलाइजेशन जो इस्टेब्लिश हुई थी वो पहला अर्बन रेवोल्यूशन था। अगर आपको बोला जाए कि पहला अर्बन रेवोल्यूशन इंडिया में कौन था, तो वो बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। मेगा सिटीज जिन्होंने इस्टेब्लिश की थी। उसके बाद क्या हुआ था, वापस रूरल लाइफ आने लगी। जो आर्यंस के टाइम पे था वो बेसिकली रूरल लाइफ थी। उनके पास मेगा सिटीज, कंस्ट्रक्शंस वैसा कुछ नहीं था और बेसिकली वो इनवर्ड लुकिंग ही थे आर्यंस। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो पहली सिटीज फिर उसके बाद 1000 साल बाद, ऑलमोस्ट 1500 साल बाद स्टैब्लिश होती है, उन्हें कहा जाता है महाजनापदास। पहली बार इंसान ने इतनी बड़ी कोई प्रोविंस अपने कंट्रोल में लाई और वहां पे उसने एक अथॉरिटेटिव रूल स्टैब्लिश किया। इंपॉर्टेंट हो जाता है उस लिहाज से। अच्छा, महाजनपद 16 थे। मगध बहुत इंपॉर्टेंट थी। मगध में ही आगे जाके फिर मगधन एम्पायर, फिर मौर्यन एम्पायर वहां पे स्टैब्लिश हुआ। तो उसमें जो 16वीं थी वो गंधारा थी। गंधारा को साइरस ने अपने कंट्रोल में लाया था। और गंधारा से आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये काबुल थी तो कश्मीर की बात क्यों हो रही है। तो बेसिकली कश्मीर को बहुत टाइम तक रिलेट किया जाता है काबुल प्रोविंस के साथ। इनफैक्ट मुगल टाइम तक कश्मीर पार्ट था काबुल सूबा का। तो जब साइरस ने गंधारों का अपने कंट्रोल लाया तो उसने कश्मीर को भी अपने कंट्रोल में लाया। उसके बाद उनका बेटा आता है। अच्छा, इसका सोर्स जो हमारे पास है वो राज तरंगिनी नहीं है। अगर आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि राज तरंगिनी की पहली 3 बुक्स रिलायबल सोर्स नहीं है। उसमें 8 बुक्स है और जो 3 के बाद बुक्स हमारे पास स्टार्ट होती है वो रिलायबल है। तो यहाँ पे हमारा सोर्स जो है वो लेटर वैदिक पीरियड की रिकॉर्डिंग्स है, संस्कृत रिकॉर्डिंग्स है। तो वहां पे वो बोलते हैं कि कश्मीर वाज पार्ट ऑफ गंधारा एम्पायर। और उसके बाद साइरस ने इसको अपने कंट्रोल में लाया। साइरस के बाद आता है उसका बेटा डायरस। इसने पंजाब रीजन तक, जो कि आजकल का आप लाहौर, पंजाब, हरियाणा, ये सब प्रोविंस जो थी फर्टाइल रीजन्स, इनको अपने कंट्रोल में लाया था। इसके हमारे को इंफॉर्मेशन हीरोडोटस, जो कि ग्रीक स्कॉलर, हिस्टोरियन, राइटर, जो भी बोलो वो था, तो उसने बोला कि भाई डायरस ने पंजाब रीजन को 517 बीसी में अपने कंट्रोल में लाया। तो ईरानियन अंपायर की जो ये ग्रोथ थी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट था। पहली बार इतनी बड़ी अंपायर एस्टैब्लिश हुई थी। उस अंपायर ने इतने सारे प्रोविंसेस को अपने कंट्रोल में लाया था। एसिमिलेशंस ऑफ कल्चर हुआ था, लोगों की मूवमेंट हुई थी, लोगों ने जानना स्टार्ट किया था एक दूसरे को, एक दूसरे के कल्चर को। और वहां पे आर्ट की डेवलपमेंट हुई, गंधारा आर्ट की डेवलपमेंट, जो कि आगे जाके ग्रीक्स के टाइम पे और रिफाइन हुई या से ग्रीक्स के टाइम पे ही डेवलप हुई। तो वो सब चीजें यहाँ पे हुई। और उसके बाद जो सेकंड फॉरेन इन्वेजन होता है, जो कि इससे भी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में बड़ा है, वो है अलेक्जेंडर का इन्वेजन 326 बीसी में। अलेक्जेंडर अटक के रीजन से खैबर पख्तूनख्वा या अफगानिस्तान का ये सॉरी पाकिस्तान का ये पेशावर रीजन वहां से आता है। और अभी साराज ये पूंछ का रूलर होता है और ये सरेंडर करता है अलेक्जेंडर को। और
इसी के कंट्रोल में, अभी सारास के कंट्रोल में कश्मीर भी होता है, तो ओबियसली वो भी सरेंडर हो जाता है किसको, अलेक्जेंडर को। तो अलेक्जेंडर का इन्वेजन इसीलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि जब साइरस ने किया था वो अंपायर ईस्ट में ही था, ईरानियन अंपायर था, लेकिन जब अलेक्जेंडर आया वो ग्रीक से आया, मेडिटेरियन के उस साइड से आया, और जब उसने कंट्रोल किया तो उसने यूरोप को एशिया के साथ जोड़ा। और पहली बार फिर यहां से अलेक्जेंडर के इन्वेजन को एक बहुत हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंट इवेंट माना जाता है टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने में। वहां से हमारे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा ऑथेंटिक हो जाते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है किसी ना किसी एग्जाम में, एक तो चलो जेकेएसएसबी एग्जाम में आपके काम आएगी, लेकिन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन मैं देता हूं वो जरूर जरूर आपके किसी एग्जाम में काम आएगी, आप याद रखना। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट अंपायर है वो हमारा नेटिव अंपायर है। अगेन वैदिक एज के बाद, महाजनापदास के बाद हम फॉरेन रूल में आए, उसके बाद जो नेटिव अंपायर पहला आया वो मौर्यन अंपायर था। अशोका ने बुद्धिज्म को कश्मीर में अपने एपिटोम पे दिया। मैंने ये क्यों नहीं बोला कि अशोका ने बुद्धिज्म को कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया, ये बात ज्यादा बोली जाती है, लेकिन नीलमत पुराना हमें बोलती है कि बुद्धा वॉज द इनकॉर्नेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु, और अगर वो लॉर्ड विष्णु का इनकॉर्नेशन था तो हिंदुज्म जो कि उस टाइम पे कश्मीर में अपनी पूरे उरूज पे था, तो वहां पे हो ही नहीं सकता कि बुद्धिज्म यहाँ पे नहीं जानते हो लोग। हाँ, वो बुद्धिज्म बहुत सर्टेन लेवल पे था, उसे आम नहीं था बुद्धिज्म। तो अशोका को क्रेडिट जाता है बुद्धिज्म को एपिटोम मूवमेंट पे लेने के लिए। अच्छा, ये सबको पता है कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुई थी वो कश्मीर में हुई थी, हरवल में हुई थी, कनिष्का के टाइम पे हुई थी। लेकिन ये कितनों को पता है कि अशोका के टाइम पे एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस कश्मीर में हुई थी। तो ये अशोका को ये सब क्रेडिट जाता है। तो अशोका के बाद जो अशोका ने एक और चीज की, उसने सिटी ऑफ पांदरेटन स्टैब्लिश की। सिटी ऑफ पांदरेटन आप अगर देखोगे जो प्रेजेंट रूट है, ओल्ड जो हाईवे थी फ्रॉम पामपोर टू श्रीनगर, वहां पे एक जगह आती है जहां पे वो बहुत बड़ी टैंक है, तो उसके अंदर जो कंटेनमेंट एरिया है, तो वहां पे इसके रूम्स अभी भी है। तो उसके बाद उनका अच्छा, इसके इसके टाइम पे क्या हुआ था, राइवलरी स्टार्ट हुई थी हिंदुज्म और बुद्धिज्म के बीच में, क्योंकि बेसिकली बुद्धिज्म जो है इट इज अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट ऑफ हिंदुज्म, ये कोई अलग रिलीजन नहीं था, इट वाज अ रिफॉर्मेशन मूवमेंट विद इन हिंदुज्म। और ये रिफॉर्मेशन मूवमेंट 2000 साल पहले स्टार्ट हुई थी, जब यूरोप में हुई थी, उससे 2000 साल पहले इंडियंस ने रिफॉर्मेशन स्टार्ट की थी अपने रिलीजन की। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा सिविलाइजेशन में ये उनसे आगे थे। इंडिया सिविलाइजेशन में कितना ज्यादा आगे यूरोपियन से था। तो उसके बाद आता है जलुका, ये अशोका का बेटा होता है, और उसके बाद आता है दामोदर सेकंड। अब हम देखते हैं कि जलुका ने कैसे रिवाइव किया फिर हिंदुज्म। तो यहां तक आपको ये होपफुली क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब राज तरंगिनी फिर से हमारी लाइमलाइट में आ जाती है। इससे पहले क्या था, हमारे पास वैदिक सोर्सेस थे, संस्कृत सोर्सेस थे। अब राज तरंगिनी फिर से लाइमलाइट में आती है। ये बोलती है अशोका का जो बेटा था उसका नाम जलुका था, और जलुका के बाद दामोदर सेकंड था। अब जलुका ने क्या किया, उसने रिवर्ट बैक किया टुवर्ड्स हिंदुज्म, क्योंकि कश्मीर जो था ना गढ़ था शिविज्म का, हिंदुज्म का। और अचानक से जो अशोका के टाइम पे जब रूलर ही इतना बड़ा बुद्धिस्ट प्रोपोगेनिस्ट था, तो उसने क्या बुद्धिज्म को यहाँ पे इस्टेब्लिश किया था। लेकिन अपनी एक जो पुरानी रिलीजन की अपनी एक बेस होती है, वो कहीं ना कहीं वहां पे रहती है। तो जालुका ने रिवर्ट बैक किया हिंदुज्म को, और उसके बाद उसका जो बेटा था वो दामोदर सेकंड था। दामोदर सेकंड ने रूल किया कश्मीर को फ्रॉम दामोदर कारीवा। ये कहां पे है, जहां पे अभी प्रेजेंट श्रीनगर एयरपोर्ट है, तो अराउंड बडगाम के एरिया पे। उसके बाद हमारे पास इंडो ग्रीक्स आते हैं और फिर कोशानाज आते हैं। यहां पे 2000 साल की गैप सोर्सेज में है बिटवीन दामोदर सेकंड एंड कोशानाज। उस टाइम पे कौन थे, ऑलमोस्ट उस टाइम पे इंडो ग्रीक्स यहां पे थे। तो बेसिकली ये जो 200 साल की गैप है, इसमें माना जाता है कि यहाँ पे इंडो ग्रीक्स थे। इंडो ग्रीक्स का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कश्मीर के आर्ट लिटरेचर को प्रोमिनेंस में लाने के लिए, या दोनों कल्चर्स की एसिमिलेशन में।
तो जलुका जो था अशोका का बेटा, इसने रूथलेस वॉर लड़ा था अगेंस्ट मिलिशियाज, जो कि ट्राइब्स थे, ग्रीक होर्ड्स थे। बेसिकली जब अलेक्जेंडर अपने कॉन्क्वेस्ट के बाद जब उसकी आर्मी ने फर्दर मानने से जाने से इनकार किया, तो वो वापस चला गया। तो उसके बाद उसके कुछ जो बड़े बड़े उसके डिप्टीज थे वो यहाँ पे रहने लगे। उन्होंने यहाँ पे ग्रीक एम्पायर इस्टेब्लिश किया। जब उन्होंने ग्रीक एम्पायर इस्टेब्लिश किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, तो उनका कल्चरल कॉन्टेक्ट स्टार्ट होने लगा टुवर्ड्स द प्लेन्स। वहां से उनका कल्चरल कॉन्टेक्ट सेंट्रल एशिया के साथ था। धीरे धीरे वो नोमैड्स उनमें से आने लगे। वो नोमैड्स अक्सर अटैक करते थे। अच्छा, मौर्यन एम्पायर ने ही उनसे नॉर्थ वेस्ट इंडिया लिया था, और मौर्यन एम्पायर ने ही उनको अफगानिस्तान से भी निकाला था। अब उनके पास क्या था कि जब मौर्यन एम्पायर वीक होने लगा ना अशोका के बाद, तो उनने अटैक करना स्टार्ट किया। लेकिन जालुका ने उनके खिलाफ रूथलेस वॉर किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। इंडिया में जो भी इन्वेजन हुआ है सिंस एंशियंट टाइम्स, वो हमेशा नॉर्थ वेस्ट इंडिया से हुआ है। वो हमेशा मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो खैबर जो एरिया है जो भी पाकिस्तान में है वहां से हुआ है। ट्राइब्स हो, फिर आगे जाके चाहे ग्रीक्स हो, उसके बाद कोशानास हो, मुस्लिम्स हो, सब वहीं से आए हैं। तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जो हमारा एक सोर्स है मिलंदा पानो, बेसिकली डायलॉग है बिटवीन नागासेना जो कि बुद्धिस्ट सेंट था, बहुत मशहूर था, और इंडो ग्रीक लीडर मिलंडा या मेंडर, या आप इंडियन हिस्ट्री में भी पढ़ोगे तो इनके बीच में एक बहुत फेमस डायलॉग हुआ था जिसका रिकॉर्ड मिलंडा पानो में है। और इस में इनने क्या किया था कि इसमें बताया गया है कि ये डायलॉग 12 योजनास फ्रॉम कश्मीर में हुआ था, यानी कश्मीर के बहुत क्लोज ये डायलॉग हुआ था। मोस्ट प्रोबेबली नॉर्थ वेस्ट इंडिया में या प्रेजेंट पाकिस्तान में हुआ था। तो उसके ये जो कॉन्टेक्ट हमारा हुआ है ग्रीक गांधारा से या ग्रीको बुद्धिस्ट आर्ट से, तो यहाँ पे भी एक जो मैंने कहा था एक डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट स्टार्ट हुआ, गांधारा आर्ट जिसको बोलते हैं, जो कि कुशाना के टाइम पे भी आगे जाके बहुत फेमस हुआ। इंडियन जो कि आर्ट एंड कल्चर है यूपीएससी में, जेईई पीएससी में, वहाँ पे हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता है। तो वहाँ पे हम गंधारा आर्ट पढ़ते हैं, बुद्धा की शेप्स कैसे रिफाइन थी, कैसे डिफरेंट थी वो अमरावती आर्ट से, या जो आर्ट हमारा प्लेन्स में यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, बिहार उत्तर प्रदेश के प्रोविंस में जो आर्ट हुआ था, नेटिव आर्ट डेवलप हुआ था, उससे कैसे डिफरेंट था गंधारा आर्ट। तो कश्मीर में भी गंधारा आर्ट का एक इम्पैक्ट हुआ है। इसकी हमें मिसाल मिलती है उस्कर। उसकर जो बारामूला में एक साइट है, वहां पे हमें स्टोन इमेज हुए। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप नोट करके रख सकते हो। इसके बगैर जो भी मैंने यहाँ पे पढ़ा है ये सब डिटेल हमारे नोट्स में है। आप हमारे नोट्स हमारे इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा, वहां से ऑर्डर कर सकते हो। और हमने करंट अफेयर्स की सीरीज अब स्टार्ट की है, सिर्फ और सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स जितने भी है, जितने भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो भी बजट बजट सब कुछ जो भी जम्मू एंड कश्मीर की। क्योंकि अगर आप करंट देखो तो बहुत सारे सोर्स है इंडियन करंट, इंडिया ओवरऑल इंडिया को कवर करने के लिए, लेकिन जब जम्मू एंड कश्मीर की बात होती है तो मोस्टली इसका कोई सोर्स है नहीं, और एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो वहां पे स्टूडेंट फंस जाता है, एस्पिरेंट फंस जाता है। तो इसीलिए हमने करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट की है। वो भी आप हमारे इस डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है वहां पे व्हाट्सएप करके आप वो करंट अफेयर्स मंगवा सकते हो। तो यहाँ से आगे हम अगले लेक्चर में, मैं लेक्चर्स इसलिए छोटे रखता हूँ बिकॉज इसमें समझने में आसानी होती है, मजा आता है समझने में, और ऐसे ही एक इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ से हम फिर अब कोशाना अंपायर के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो ये आप हो गया हमारे यहाँ पर।